नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। आलू की खेती प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और इसकी खेती अगेती और मुख्य फसल के रूप में की जाती है। अगेती फसल के रूप में किसानों ने अब आलू की बुआई पूरी तरह कर ली होगी। अब समय आ गया है कि मुख्य फसल की खेती का, तो आइए मुख्य फसल के रूप में आलू की बुआई पर जरूरी जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, आलू बोने का समय आ गया है। आप सभी जानते हैं कि आलू सब्जी में हर तरह से प्रयोग किया जाता है। आलू बोने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों जमीन को देखना है कि हमारी जमीन किस तरह की है। आलू बलुई दोमट या दोमट भूमि में सबसे अच्छी पाई जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 7 हो। तो आलू की बुआई करने के लिए हम सबसे पहले खेत की जुताई कर लेते हैं। फसल में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए बुआई के 10 से 15 दिन पहले 1 हेक्टेयर खेत में 15 से 20 टन गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें। यदि वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हो तो 1 हेक्टेयर में 8 से 10 टन इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ ये खाद उपलब्ध न हो, उस दशा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। लेकिन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही करना उचित होता है। यदि किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करा पाए हों तो उस दशा में बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय 100 किलोग्राम यूरिया, 175 किलोग्राम डीएपी और 170 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है तो उस दशा में इन उर्वरकों की आधी मात्रा ही दें। अब ये समय हमारा आ गया है आलू बोने का। तो जो आलू बोते हैं उसमें कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी जवाहर है। जब हम किसान भाइयों आलू का चुनाव कर लिए कि कौन सा किस्म बोना है, इसके बाद बीज कहाँ से लें यह भी जरूरी है। यदि किसान भाई जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ से बीज आलू का लेते हैं तो हमें ब्रीडर सीड या आधारी सीड देते हैं। अगर आधारी सीड हमें वो देते हैं तो उसमें रोग लगने की जो प्रवृत्ति है वो ना के बराबर है। इसलिए आलू हम विश्वविद्यालय से लें, उद्यान विभाग से लें, तभी हमारा आलू का उत्पादन अच्छा मिलेगा। सबसे ज़रूरी यह है कि आलू का कंद कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर कंद छोटा रहेगा तो उसकी बढ़वार कम होगी और उत्पादन भी कम होगा। इसलिए आलू का वजन 20 से 25 ग्राम के चाहिए। यदि बड़ा आलू है तो बड़े आलू को जब हम काटते हैं तो देखें कि उसमें जो कटा हुआ भाग है उसका वजन 20 से 25 ग्राम से कम न हो। साइज तय कर लिया कि इतना होना चाहिए। उसके बाद बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर कटा हुआ आलू हो या साबुत आलू हो, सबसे पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि यदि आलू 20 से 25 ग्राम का कंद सबूत मिल जाता है तो उसकी बुआई हम करें। उसमें रोग लगने की संभावना कम होती है, लेकिन बोने के पहले उसका बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार के लिए हम ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। जितना हमें बीज को पानी में डुबोना है उस हिसाब से अंदाज से पानी ले करके उतना ग्राम ट्राइकोडर्मा पानी में घोल दें और आलू को कम से कम 10 मिनट तक पानी में डुबो दें। पानी में डुबोने के बाद उसको बाहर निकाल दें, फैला दें, और जब पानी सूख जाए तब उसकी हम बुआई खेतों में करें। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। सिंघाड़े की खेती अपने राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं, जिसमें इस समय खरपतवार पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने की जरूरत है।
साथ ही कीट व्याधियों के नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा, जिससे कि अच्छी क्वालिटी के अधिक मात्रा में सिंघाड़े की उपज मिल पाए। तो इन सब कार्यों को करने में किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं डॉक्टर I.S. सिंह से। इसके सिंघाड़े में जो गलने की समस्या है, एक तो पत्ते गलन की समस्या है, थोड़ा जो कीट लगते हैं, एक बीटल्स है वो कीट लगते हैं। अब बीटल, लेकिन जैसे जैसे अभी सिंघाड़े की ठंडा के समय आना शुरू हो जाएगा तो बीटल का उतना प्रभाव नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन इसमें जो बीटल के लिए है और जो गलने की समस्या होती है, तो गलने से रोकने के लिए सिंघाड़े के पत्ते पे जो छिड़काव करते हैं हम लोग, तो वो डाइथेन M45 का भी, जितने भी सिंघाड़े के पानी वाले पौधे हैं उसमें डाइथेन M45 का M45 का अगर 3 ml ले करके, इसके 3 ml को प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काई कर दें तो पत्ते की गलन की समस्या ये खत्म हो जाती है। हर फसल की भांति सिंघाड़े की फसल में कई हानिकारक कीट एवं रोग पनपते हैं जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इसमें एक कीट है, बीटल है, जिसको सिंघाड़ा बीटल के नाम से जानते हैं। उस कीट की संभावना बनती ही ज़्यादा रहती है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसकी दवा से दे करके नहीं करें इसको जो इस तरह से ऑर्गेनिक मिलते हैं, तेल, नीम की तेल है, ये सब देने से बहुत कुछ इसका कंट्रोल कुछ किसान भाइयों के हिसाब से कहा गया कि ये पाया गया है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। इससे कोई रासायनिक दुष्प्रभाव खेतों पे और पानी पे नहीं पड़ता है। इसके अलावा किसान इस कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही पत्ती गलन रोग से बचाव के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। सिंघाड़ा एक अधिक पानी में उगने वाली फसल है, जिसके चलते इसमें काई की समस्या अधिक होती है। तो किसान सिंघाड़े के खेतों से काई समस्या के समाधान के लिए किन-किन उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। काई की बात कर रहे हैं आप। काई जो हरी काई रहती है, हरी काई इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, और एजोला भी रहता वो भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, लेकिन ये सभी को थोड़ा आप चूना दे करके कम कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। किसान भाइयों, सिंघाड़े की फसल की बढ़वार अच्छी हो, इसके लिए आप खाद और उर्वरकों का प्रयोग रोपाई के समय कर चुके हैं, लेकिन इस समय भरपूर पैदावार हेतु आप फसल में और कौन कौन से पोषक तत्वों को दें, आइए जानते हैं। उर्वरक अगर किसान भाई डालना चाहते हैं तो इसमें एक आता है, सफल भी आता है और एक मल्टीप्लेक्स करके आता है। तो मल्टीप्लेक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि उसका जो फलन की संख्या बढ़ेगी और फल का साइज भी अच्छा होगा। तो मल्टीप्लेक्स डालें, और अभी अगर स्प्रे करना चाहें तो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि DAP पोटाश तो अभी नहीं पड़ेगा उसमें, और मल्टीप्लेक्स ले लें तो सभी मिल जाएगा उसमें से, और यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादा का स्प्रे नहीं करना चाहिए, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको घोल बना करके और उसका स्प्रे करें तो अच्छा रहेगा। इसके लिए भी जो है 1.5 फीट पानी तो रहनी चाहिए खेतों में। किसान भाई को सिंघाड़े की परिपक्वता की पहचान इससे होगी कि अक्टूबर के महीने में अभी फूल पूरे आने शुरू हो जाएंगे और साथ साथ फल भी लगने शुरू हो जाएंगे। ज्यों ही अक्टूबर के मध्य के बाद थोड़ी फूल की संख्या कम हो जाती है, यानी फल ज़्यादा रहते हैं, और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से इसकी तुड़ाई भी तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है। जहाँ तक सिंघाड़े की तुड़ाई की बात है तो सिंघाड़े में 10 से लेकर 12 तुड़ाई भी होती है। ये हर सप्ताह, 1 सप्ताह के अंतराल पे सिंघाड़े के किसान इसकी तुड़ाई करते हैं। तो अगर देखें तो विधिवत 10-12 तक चलता है, लेकिन सही से तुड़ाई कम से कम 6-7 तो होगी ही होगी। और जैसे ही नवंबर के बाद पूरे नवंबर तुड़ाई होगी, और नवंबर के बाद दिसंबर प्रथम सप्ताह के बाद इसमें पत्ते गलने शुरू हो जाते हैं। इससे समझ लेना चाहिए किसान भाइयों को कि अब इसकी सिंघाड़े की खेती समाप्त होने वाली है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी।
इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 से 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, वर्षा की कोई संभावना नहीं है। ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े से चना, मसूर और मटर की बुआई करें। चना की छोटे दाने वाली किस्में पंत जी 114, DCP 92-3, GNG 1581, आधार GNG 1928, मध्यम आकार दाने वाली किस्में पंत जी 186, पंत चना 34, मोटे दाने वाली किस्में पूसा 256 तथा काबुली चना की किस्म पंत काबुली चना 1 में से किसी किस्म का चुनाव करें। मसूर की उन्नतशील किस्में पंत L 406, पंत L 369, पंत L 4, पंत L 5, पंत L 8, पंत L 7, पंत L 9, DPL 15, DPL 62, गोल मटर की बौनी किस्में अपर्णा मालवीय मटर 5, DPR 23, पंत मटर 13, पंत मटर 14, पंत मटर 25, पंत मटर 74, पंत मटर 155, पंत मटर 157 एवं सामान्य किस्म पंत मटर 42 में से किसी किस्म का चुनाव करें। इस समय धान की फसल बाली बनने या बाली निकलने की अवस्था में है और धान की यह अवस्था पानी की कमी के प्रति अति संवेदनशील है तथा इससे बालियों के आकार एवं दानों की संख्या एवं बीज भार में कमी आती है। अतः खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें एवं खेत में पानी अदृश्य होने के 1-2 दिन बाद पुनः सिंचाई करें। अरबी और अदरक की फसल हेतु जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा हुई है वहां पानी का निकास करें। जहां वर्षा नहीं हुई है वहां सिंचाई कर खरपतवार निकालें एवं मिट्टी चढ़ाएं। फूल गोभी में कीड़ों से बचाव हेतु मेटासिस्टॉक या इमीडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करें। टमाटर और मिर्च की फसल में जड़ एवं तना संधि सड़न रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति लीटर पानी या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर जड़ों की सिंचाई करें। जैसा कि आंवले में फल वृद्धि शुरू हो गई है अतः अच्छी गुणवत्ता के फल हेतु बोरेक्स 200 से 250 ग्राम प्रति वृक्ष थालों में प्रयोग करें। फलदार नींबू या माल्टा पेड़ में फल वृद्धि हेतु सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाकर मुख्य जड़ के आसपास मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। अखरोट फलों की तुड़ाई के उपरांत धूप में अच्छी तरह से सुखाकर भंडारण करें। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्याज की पौध तैयार करें। बीज को ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बावेरिया बैसियाना आदि जैविक अभिकर्ताओं से बीज शोधन करें अथवा 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से बीज उपचारित करें। इस मौसम में पत्तीदार सब्जियों जैसे मूली, राई, मेथी, पालक, धनिया आदि की बुआई करें। आगामी रबी सीजन की बुआई पूर्व खेतों की उर्वरा शक्ति को जानने हेतु मृदा परीक्षण अवश्य करवाएं ताकि बुआई के समय संस्तुत मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके। खेत या घर के आसपास सुरक्षित स्थान पर मधुमक्खी पालन हेतु मधुमक्खी बॉक्स स्थापित करें। इस समय मशरूम उत्पादन का उचित समय है। कंपोस्ट व स्पान, जिसे हम मशरूम का बीज भी कह सकते हैं, को विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त कर बिजाई करें। फलदार नींबू या माल्टा, अमरूद इत्यादि फल वृक्षों को रोग मुक्त रखने के लिए बोर्डेक्स मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर पेड़ों पर छिड़काव करें। माल्टा या नींबू की टहनियां ऊपर से सूख रही हो तो इससे बचाव हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव करें। सूखी टहनियों को काट कर जला दें। इस मौसम में सेब बागान से फल तोड़ाई के उपरांत पत्तियों को झाड़ने व स्कैब रोग से जाल को नष्ट करने हेतु 2 किलोग्राम यूरिया प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पशुओं को जुओं या चिचों से बचाव हेतु ब्यूटॉक्स दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर दिन के समय धूप रहने के दौरान पशुओं के शरीर पर लगाएं तथा 2 घंटे बाद पशु को नहला दें। पशु आहार में हरे चारे के साथ सूखा चारा व संतुलित आहार का मिश्रण खिलाएं। बकरियों में मुंह पका रोग व जुकाम के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर एंटीबायोटिक दवा का सेवन करवाएं। इस समय पशुओं को खुरपका मुंह पका रोग का टीका लगवाएं।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आलमपुर जिला गाजीपुर के कृषक राम प्रसाद वर्मा ने। यह प्याज की पौध तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम प्रसाद वर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्याज की खेती करने के पहले रबी मौसम में लगाई जाने वाली प्रजाति के बारे में अवश्य ही ध्यान दें। और रबी मौसम में कुछ प्रजातियां बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कल्याणपुर लाल गोल और NHRDF के द्वारा विकसित की गई प्रजाति एग्रीफाउंड लाइट रेड। यह प्रजाति बहुत ही अच्छी है जिसकी खेती आप रबी मौसम में कर सकते हैं। इसके बाद NHRDF रेड भी प्रजाति है और इसकी भी खेती हम कर सकते हैं। पूसा रेड है, इसकी भी खेती हम रबी मौसम में कर सकते हैं। साथियों, प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता हमको होती है और इसकी नर्सरी करीब 0.1 से 0.12 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी नर्सरी हम डालते हैं। उस मिट्टी का शोधन यदि हमने पहले से नहीं किया है सौरीकरण के द्वारा या केमिकल के द्वारा, तो यहाँ पर एक शोधन अवश्य हमको कर लेना चाहिए। और इसके लिए फौरी तौर पर हम ये कर सकते हैं कि खूब मिट्टी को गुड़ाई करके और उसको कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके और खूब अच्छी तरीके से हमको उस मिट्टी को जो है तर कर देना चाहिए। उसको हम 2-3 दिन छोड़ देते हैं और उसके बाद तब हम क्यारी बनाते हैं। और क्यारी बनाते समय इसमें कंपोस्ट की प्रचुर मात्रा पहले से हमारे मिट्टी में होनी चाहिए ताकि इसमें जमाव अच्छा हो। क्यारी तैयार करने के बाद हमको जब इस पर नर्सरी डालनी है तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको हम लाइन से लाइन इसमें बीज की बुआई हम करें। और यह ध्यान रखें बुआई करते समय कि लाइन से लाइन जो इसमें बीज हमको की जानी है वो कम से कम 1.5 से 2 सेंटीमीटर लाइन की दूरी एक दूसरे से रहे और बीज इसमें बहुत घना न बोया जाए। इसको बुआई करने ये बीज बोने के बाद खूब अच्छी महीन छनी हुई कंपोस्ट की खाद से इसको हम ढक देते हैं। ढकने के बाद इसके ऊपर अपने सुविधा के हिसाब से यदि हमारे पास लो टनल पॉली हाउस की व्यवस्था है तो इसके ऊपर हम लो टनल पॉली हाउस लगा सकते हैं। यदि लो टनल पॉली हाउस नहीं है तो इसके ऊपर पुआल की एक पतली परत बिछा देते हैं। क्यारी तैयार करते समय, बुआई करते समय विशेष ध्यान देना है कि क्यारी में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। पुआल बिछाने के बाद इसको ये हजारे से हम सिंचाई कर देंगे और यह ध्यान रखेंगे कि हम नियमित इसकी एक बार हजारे से अच्छी तरीके से सिंचाई करेंगे ताकि इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से इसमें नमी रहे। 3 से 4 दिन के भीतर जो है प्याज का जमाव हो जाता है। प्याज का जमाव जैसे ही हो जाए इस पर से पुआल को हटा देना चाहिए। पुआल हटा करके और फिर इसमें जो है हम इसकी हजारे से सिंचाई करते रहेंगे। जब हमारे प्याज करीब 15-20 दिन की हो जाए तो एक बार कार्बेंडाजिम का छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से सुबह करीब 8 से लेकर 10 बजे के बीच में जिस धूप खिली हो उस समय कर देना चाहिए ताकि दिन भर धूप मिले। तो इससे प्याज के गलन से प्रभावित होने वाले रोगों का बचाव हो जाएगा। करीब 50 से 60 दिन में हमारी प्याज की नर्सरी तैयार हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।